गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग चर्चा करेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड एवं हंटर कमेटी, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी तथा साइमन कमीशन। इनसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू को यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट के तहत किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें से पहला ऑप्शन है, इस एक्ट के तहत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीश थे। यह न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकता था जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं थे। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। दूसरा है, न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने का आदि की असाधारण शक्तियां दे दी गई थी। तो इनमें से कौन से कथन सत्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है, उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। भारतीयों द्वारा कड़ाई से इस नियम का विरोध करने के बाद भी इसे लागू कर दिया गया। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा तथा इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस कानून में की गई व्यवस्था के अनुसार मजिस्ट्रेटों के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने के उस पर मुकदमा चला सकता था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया। भारतीयों में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने 2 महत्वपूर्ण कानून 1919 में बनाया, जिसे रॉलेट के नाम से जाना जाता है। तो ये था प्रथम प्रश्न का एक्सप्लेनेशन डिटेल में। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, रॉलेट कानून के अंतर्गत सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। दूसरा है, इस कानून को काला अधिनियम तथा आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से जाना जाता है। सी है कि गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर असत्य जो है वो डी माना गया है। इसका अर्थ है, मूल रूप से ये सभी ऑप्शन क्या है, अपने आप में सही है, असत्य कोई भी नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। रॉलेट एक्ट के संबंध में उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। गांधी जी ने रॉलेट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए जिस सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, उसके अन्य सदस्यों में लालदास, द्वारकादास, शंकरलाल बैकर, उमर समानी, बीजी हरनिमन आदि शामिल थे। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से ऑप्शन बी को कहा गया है ये असत्य है। बाकी बात ए, सी सत्य है। ए में है कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रहियों ने 6 अप्रैल 1919 की तारीख तय की है ना, तारीख याद रखना है। फिर है, गांधी जी ने पंजाब जाकर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया है ना। सरकार ने उन्हें पंजाब में घुसने नहीं दिया, उन्हें बम्बई भेज दिया गया। और बी कहता है, तारीख की गलतफहमी के कारण दिल्ली में 2 अप्रैल को ही हड़ताल आयोजित की गई, जिसके कारण काफ़ी हिंसा हुई। ये ऑप्शन गलत है। इसकी चर्चा करते हैं ये गलत क्यों है। तो रॉलेट सत्याग्रह के दौरान देशव्यापी हड़ताल, उपवास और प्रार्थना सभाएं आयोजित करने हेतु 6 अप्रैल 1919 की तारीख तय की गई थी, लेकिन तारीख के बारे में गलतफहमी के कारण दिल्ली में 30 मार्च को ही हड़ताल आयोजित की गई, जबकि ऑप्शन में क्या दिया गया था, 2 अप्रैल। यहाँ पे होना चाहिए था 30 मार्च, है ना। तो 30 मार्च को ही हड़ताल आयोजित की गई थी, जिसके कारण काफ़ी हिंसा भड़की। अन्य स्थानों पर भी हिंसा भड़की तथा जनता काफ़ी उग्र हो गई। अगला है, पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जालियांवाला बाग में आयोजित की गई शांतिपूर्ण सभा पर जनरल आर डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडायर। अगला प्रश्न है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? तो यहाँ पर ऑप्शन में
ए बताया गया है, जिनमें 2 और 4 है, NB केलकर और IV सेन, है ना। ये ऑप्शन सही है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु NC केलकर तथा IV सेन को सहयोग हेतु चुना गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन था, इसे भी याद रखना है। अमृतसर का अधिवेशन जो था वो कौन सा अधिवेशन था, तो 35वां। इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो इसका उत्तर है डी, MA जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। दिल्ली में 1919 में खिलाफत कमेटी का सम्मेलन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है, अमृतसर का अधिवेशन 1919। बाल गंगाधर तिलक ने 1919 में अमृतसर अधिवेशन के बाद किसी भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। तिलक की मृत्यु 1920 ईस्वी में हो गई थी। पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने मराठा तथा केसरी पत्रिका निकाला। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में बाल गंगाधर तिलक, BK चिपलुंकर तथा MB नामजोशी प्रमुख थे। तो इन्हें भी याद रखना है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित। अगला है प्रश्न, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह अधिनियम पहली बार केंद्र में द्वैध शासन की योजना का परिचय देता है। दूसरा है, इसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। तीसरा है, इसने पहली बार सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को पेश किया। चौथा है, इसमें पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया। तो इनमें से कितने कथन गलत हैं? तो इसका ऑप्शन है केवल 2, है ना। अब इसकी चर्चा करते हैं। पहला कथन यह क्या है, तो गलत है। इसने प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से राज्यपाल के द्वारा किया जाता था। दूसरी ओर आरक्षित विषयों के विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुए बिना राज्यपाल और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाना था। शासन की इस दोहरी योजना को द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। यह शब्द ग्रीक शब्द डायरचे से लिया गया है, जिसका अर्थ है दोहरा शासन। हालांकि यह प्रयोग काफ़ी हद तक असफल रहा। इसे भी याद रखना है कि यह प्रयोग सफल रहा कि असफल रहा। अगला प्रश्न है, दूसरा कथन ये सही है। इसने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद को एक द्विसदनीय विधायिका द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें एक उच्च सदन राज्य परिषद और एक निचला सदन विधानसभा शामिल था। दोनों सदनों के अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए। तीसरा कथन गलत है। इसने सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करने के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत को बढ़ाया। भारत सरकार अधिनियम 1909 ने पहली बार सांप्रदायिकता यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को पेश किया। चौथा कथन है सही है। इसने पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया और प्रांतीय विधायिका को अपने बजट को अधिनियमित करने के लिए अधिकृत किया, है ना। 1919 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत को पेश किया गया था, ये गलत है। 1909 में ही सांप्रदायिक अधिनियम को पेश किया गया था। इसके साथ ही पहला ऑप्शन भी गलत है। ये कह रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन योजना, जबकि होना चाहिए था प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया था, है ना। प्रश्न है कि रॉलेट समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है कि रॉलेट समिति 1918 में नियुक्त एक राजद्रोह समिति थी। दूसरा है, इस समिति के अध्यक्ष अंग्रेज न्यायाधीश सिडनी रॉलेट थे।
तीसरा है कि समिति का उद्देश्य रोलेट अधिनियम के प्रावधानों का मसौदा तैयार करना था। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में केवल 2 को सही माना गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अन्य कथन गलत क्यों है। तो एक कथन गलत है। रोलेट समिति 1917 में नियुक्त एक राजद्रोह समिति थी। ऑप्शन में 1918 दिया गया था। कथन 2 सही है। इसके समिति के अध्यक्ष अंग्रेज न्यायाधीश सिडनी रोलेट थे। कथन 3 गलत है। समिति का उद्देश्य भारत में राजनीति आतंकवाद का मूल्यांकन करना था, ना कि प्रावधानों का मसौदा तैयार करना था। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति के आधार पर प्रख्यापित किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, नरमपंथियों को एकजुट करने और उग्रवादियों को अलग थलग करने की नीति। नरमपंथियों को एकजुट करने और उग्रवादियों को अलग थलग करने की ब्रिटिश नीति के हिस्से के रूप में था भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और उसी वर्ष के रोलेट अधिनियम को प्रख्यापित किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि अधीनस्थ अलगावों की नीति 1813 से 1857, जिसमें है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति को बढ़ावा देने के साथ भारतीय राज्यों से ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ सहयोगियों के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की गई। दूसरा है कि अधीनस्थ संघ समिति 1858 से 1935 राज्यों के मामले के हित में राज्यों के प्रमुख को दंडित किया जा सकता था या पदच्युत किया जा सकता था, लेकिन विलय की नीति को हटा दिया गया था। प्राउड रिजर्व की नीति, इसका उद्देश्य वैज्ञानिक सीमाएं रखना और प्रभाव क्षेत्रों की सुरक्षा करना था। प्रश्न है कि रोलेट सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह का प्रचार नहीं किया, जिसके कारण कई स्थानों पर हिंसा हुई। दूसरा है, रोलेट सत्याग्रह की शुरुआत 5 अप्रैल 1919 को हुई थी, जिसे लोकप्रिय रूप से सत्याग्रह तिथि कहा जाता था। कीचलू और सत्यपाल नामक 2 नेताओं की गिरफ्तारी के कारण हुआ। चौथा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई, जिसे हंटर कमीशन कहा गया। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो इनमें से कहा गया है कि केवल एक कथन सही है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को करते हैं कि कथन 1 सही है, गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह का प्रचार नहीं किया, जिसके कारण कई स्थानों पर हिंसा हुई। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कथन 2, यह कथन गलत है। रोलेट सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1919 को हुई थी, जिसे लोकप्रिय रूप से सत्याग्रह तिथि कहा जाता था। कथन 3, ये गलत है। जालियांवाला बाग नरसंहार सैफुद्दीन कीचलू और सत्यपाल नामक 2 नेताओं की गिरफ्तारी के कारण नहीं हुआ था, बल्कि गिरफ्तारी के कारण जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुआ और फिर गोलीबारी हुई, जो नरसंहार में बदल गई। कथन 4 गलत है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई, जिसे हंटर कमेटी कहा गया। हंटर आयोग जो है वो है शिक्षा व्यवस्था से समिति, शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है ना। और हंटर कमेटी जो है वो है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। तो याद रखना है, हंटर कमेटी और हंटर आयोग में आपको अंतर जानना ज़रूरी है ना। ये अक्सर कन्फ्यूजन का कारण बनता है। अगला है, जालियांवाला बाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन जनरल ओ डायर ने अंजाम दिया था। दूसरा है, अमृतसर शहर का प्रशासन 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया गया था। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका उत्तर होगा केवल 2। उपर्युक्त में से केवल कथन 2 सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन जनरल आर डायर ने अंजाम दिया था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में डॉक्टर सैफुद्दीन कीचलू तथा सत्यपाल की रिहाई एवं रोलेट एक्ट के विरुद्ध में भाषणबाजी की गई थी। इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर था। जालियांवाला बाग में सैनिकों को गोली चलाने का आदेश देने वाला सैन्य अफसर ब्रिगेडियर आर डायर था। 13वां प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन डी को माना गया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड कैमरून थे। ये ऑप्शन गलत है।
अन्य ऑप्शन सही है, जैसे कि दीनबंधु एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा। इस नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या कहकर तीव्र आलोचना की। सी है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। तो इस प्रकार से ABC सही है और डी गलत है। डी के बारे में चर्चा करते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे, है ना कि लॉयड कैमरून, है ना, याद रखना है प्रधानमंत्री का नाम लॉयड जॉर्ज। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसे भी याद रखना है। इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से भारतीय सदस्य शंकर नायर ने इस्तीफा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। इस कांड के बारे में थॉमसन एवं गैरेट ने लिखा है कि अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंधों की युगांतकारी घटना थी, जैसा कि 1857 का विद्रोह। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद ने कहा है कि पंजाब को कमोबेश शत्रु देश मान लिया गया, जिसे अभी भी विजित किया गया हो। वहाँ के निवासियों को उपयुक्त सजाएं देकर ऐसा सबक सिखाया गया कि वे सरकार को चुनौती देने तथा उसकी आलोचना करने के सभी इरादों से बाज आएं। दूसरा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा है, जालियांवाला बाग ने देश में आग लगा दी। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो 1 और 2 दोनों को सत्य माना गया है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया। इसका उत्तर है महात्मा गांधी को। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। इस समिति के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, जबकि मोतीलाल नेहरू इसके सदस्य थे। तो अध्यक्ष का नाम भी हमें याद रखना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल ओ डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया था? तो इसका उत्तर है सी, उधम सिंह। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट तथा 2 नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध में एक सभा रखी गई थी, जिसमें जनरल आर डायर ने निहत्थे व्यक्तियों पर गोली चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उधम सिंह ने इस नरसंहार के लिए माइकल ओ डायर को जिम्मेदार माना और 13 अप्रैल 1940 को लंदन में डायर को गोली मार दी। डायर की हत्या के आरोप में उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी दिया गया। तो इसे भी याद रखना है, उधम सिंह को फांसी कब दिया गया? तो 31 जुलाई 1940 को। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान तथा हजरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था तुर्की के प्रति ब्रिटेन के रवैये को बदलने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालना। दूसरा है कि नवंबर 1919 ईस्वी में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अंग्रेजी वस्तुओं को बहिष्कार करने की मांग की गई थी। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों को सत्य माना गया है। उपर्युक्त दोनों कथन खिलाफत आंदोलन के बारे में सत्य है। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। गांधी जी के खिलाफत के मुद्दे को भारतीयों में एकता स्थापित करने तथा सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन को घोषित करने का एक उपयुक्त मंच के रूप में देखा गया। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्न में से असत्य का चयन करें। तो इसमें से असत्य ऑप्शन डी को माना गया है। बाकी ABC जो है वो सत्य है, जैसे कि मई 1920 में तुर्की के साथ सेवर्स की संधि की गई। इस संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। ऑप्शन बी है, जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद के अधिवेशन में स्कूलों, कॉलेजों तथा न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। जबकि डी कहता है कि 20 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ये ऑप्शन गलत है। अब चर्चा करते हैं। खिलाफत कमेटी के औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत 31 अगस्त
1920 को हुई, इसे याद रखना है, ना कि 20 अगस्त 1920 को। अगला है कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पंजाब एवं खिलाफत के मुद्दे को हल किए जाने तथा स्वराज स्थापित होने का असहयोग आंदोलन चलाने की स्वीकृति दी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने निम्न कार्यक्रम तय किए। पहला है सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार तथा पंचायतों को माध्यम से न्यायाधिकारी, विधान परिषदों का बहिष्कार। लेकिन विधान परिषदों के बहिष्कार का विरोध मुख्य रूप से सी.आर. दास ने किया था। स्वदेशी का प्रयोग एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों, अवैतनिक पदों तथा सरकारी सेवाओं आदि का परित्याग इत्यादि शामिल था। तो इस प्रकार से है इस अधिवेशन से संबंधित प्रमुख बिंदु। अगला है खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर है बी, तुर्की के साथ की जाने वाली संधियों को न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना, ये था इसका मुख्य उद्देश्य। डिटेल में बताया गया है कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ की जाने वाली संधियों में न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु ब्रिटिश सरकार पर पर्याप्त दबाव डालना था। ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर जिस आंदोलन का सूत्रपात किया गया उसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी का सदस्य नहीं था? तो इसका उत्तर है मोहम्मद मजहरुल हक, ये खिलाफत कमेटी के सदस्य नहीं थे। बाकी बात मोहम्मद अली, हजरत मोहानी और मौलाना आज़ाद, ये सभी क्या थे? ये खिलाफत समिति के सदस्य थे। खिलाफत आंदोलन को देशव्यापी बनाने के लिए खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। खिलाफत कमेटी के सदस्यों में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हजरत मोहानी थे। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसमें कहा गया कि अगर उनकी मांगें ना मानी गई तो वे सरकार से सहयोग करना बंद कर देंगे। भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सी कथन असत्य है? तो यहाँ पर हमें असत्य कथन को बताना है। तो इसमें से ऑप्शन सी को असत्य माना गया है ना। बाकी बात खिलाफत आंदोलन के दौरान गांधी जी के कहने पर डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय से मिलने इंग्लैंड गया, ये कथन मूल रूप से सही है। दूसरा है कि मार्च 1920 को इलाहाबाद में हिंदुओं और मुसलमानों की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाने का निर्णय लिया गया, ये भी अपने आप में सही है। सितंबर 1920 में कांग्रेस के असहयोग का अनुमोदन किया गया था, ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है वो गलत है। अब इसकी चर्चा करते हैं। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया है ना कि 22 अगस्त, है ना, याद रखना है। खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 31 अगस्त 1920 को। फिर है कि 1924 ईस्वी में कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार द्वारा तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, फलस्वरूप यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका उत्तर है मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। खिलाफत कमेटी में उपरोक्त के अलावा अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया। याद रखना है किसने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया? तो उसका उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय। अब यहाँ पे है कि कथन ए और कारण आर। तो कथन ए में है कि खिलाफत आंदोलन हिंसक आंदोलन था। कारण है तुर्की के विखंडित कर दिया गया और खलीफा की सत्ता को हटा दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सत्य है। ए गलत है लेकिन आर सत्य है ना। तो इस प्रकार से इसका उत्तर है। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि 1919 से 1922 के दौरान दो जन आंदोलन खिलाफत और असहयोग के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध किया गया। हालांकि दोनों आंदोलन एक अलग अलग मुद्दे से उभरे थे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई का एक सामान्य कार्यक्रम बनाया, वह था अहिंसा असहयोग। दुनिया भर के मुसलमानों की तरह भारत के मुसलमान भी तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता खलीफा मानते थे।
इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी सहानुभूति तुर्की के साथ थी। युद्ध के दौरान तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ गठबंधन किया था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने तुर्की के प्रति सख्त रवैया अपनाया। तुर्की को खंडित कर दिया गया और खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया। इससे दुनिया भर के मुसलमान नाराज हो गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 दिल्ली में आयोजित हुआ। दूसरा है, सम्मेलन में ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। तीसरा है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन किया गया। चौथा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कितने कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर एक कथन सत्य माना गया है। पहला कथन जो है वो गलत है। अच्छा, एक का मतलब ऑप्शन एक मत समझ लीजिएगा, है ना। ये टोटल में से बोला जा रहा है कि इनमें से कितने कथन सत्य हैं। तो पहला कथन यहाँ पर गलत है। कुछ समय के लिए खिलाफत नेताओं ने अपने कार्यों को खिलाफत के पक्ष में बैठकों, याचिकाओं, प्रतिनिधि मंडलों तक सीमित कर दिया। हालांकि बाद में एक उग्रवादी प्रवृत्ति उभरी जिसमें अंग्रेजों के साथ सभी सहयोग बंद करने जैसे सक्रिय आंदोलन की मांग की गई। इस प्रकार नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया। दूसरा कथन ये सही है। सम्मेलन में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया गया था। तीसरा कथन ये गलत है। 1919 के शुरुआत में ब्रिटिश सरकारों को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने के लिए मजबूर करने के लिए अली बंधुओं, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली थे, साथ ही मौलाना आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। चौथा कथन गलत है। गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष थे। इस मुद्दे को एक मंच के रूप में देखा गया जहां से सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर और एकजुट असहयोग की घोषणा की जा सकती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गांधी जी खिलाफत के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने के पक्ष में थे। दूसरा है, राजनीतिक कार्यवाही के स्वरूप पर कांग्रेस एकजुट नहीं थी। तीसरा है, तिलक मुस्लिम नेताओं के साथ गठबंधन करने के विरोधी थे। चौथा है, गांधी जी के परिषदों के बहिष्कार के कार्यक्रम का कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया। तो खिलाफत मुद्दे पर कांग्रेस के रुख के संबंध में उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4, ये चारों ऑप्शन जो है वो सत्य है। अब खिलाफत प्रश्न पर कांग्रेस का रुख को यहाँ पे बताया गया है। यह बिल्कुल स्पष्ट था। खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए कांग्रेस का समर्थन आवश्यक था। हालांकि गांधी जी खिलाफत मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सत्याग्रह और असहयोग शुरू करने के पक्ष में थे, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रकार की राजनीतिक कार्रवाई पर एकजुट नहीं किया। फिर कहता है कि तिलक किसी धार्मिक मुद्दे पर मुस्लिम नेताओं के साथ गठबंधन करने के विरोधी थे। उन्हें राजनीति के एक साधन के रूप में सत्याग्रह पर भी संदेह था। गांधी जी ने के असहयोग कार्यक्रम के कुछ अन्य प्रावधानों का भी विरोध हुआ, जैसे परिषदों का बहिष्कार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसमें से है हिंदू मुस्लिम एकता। यह महसूस किया गया कि हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने और मुस्लिम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में लाने का सुनहरा अवसर था। अब समाज के विभिन्न वर्ग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसान कारीगर पूंजीपति, आदिवासी महिलाएं, छात्र अपने अधिकार के लिए लड़कर और यह महसूस करके राष्ट्रीय आंदोलन में आ सकते हैं कि औपनिवेशिक शासन उनका विरोध करता है। तो इस प्रकार से था इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन डी को बोला गया है, एम.ए. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी बात, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना शामिल थी। ये तीनों ऑप्शन जो है वो क्या है, मूल रूप से सही है, जबकि डी है ये गलत है। इसका चर्चा करते हैं। एम.ए. जिन्ना ने असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया। यहाँ पे है समर्थन किया था, जो कि गलत है, इन्होंने समर्थन नहीं किया था। एम.ए. जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट ने कांग्रेस द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन से असहमति के कारण कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो इन 3 नामों को भी याद रखना है, एम.ए. जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट। अगला है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। 5 फरवरी 1922 को
चोरी चोरा कांड हुआ, जिसमें पुलिस द्वारा जबरन जुलूस रोकने के कारण जनता ने क्रोध में आग आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। फलस्वरूप 12 फरवरी 1922 को हुई कांग्रेस की बारदोली बैठक में इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तो इसका उत्तर है सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। पहला है एक्सप्लेनेशन में है, तेज बहादुर सप्रू और जयकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाले समिति में शामिल थे, जिसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग रखी गई थी। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष के अलावा समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें सप्रू, जयकर, सुभाष चंद्र बोस, MS रैणे, मंगल सिंह, अली इमाम, GR प्रधान तथा शोएब कुरैशी है। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जयकर जैसे युवा नेता डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज और कांग्रेस को लक्ष्य बनाना चाहते थे। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग 1896 में दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के असहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया। तिलक भी असहयोग प्रस्ताव के समर्थन में थे, परंतु 1920 ईस्वी के अगस्त में उनकी मृत्यु हो गई और इस आंदोलन का परिणाम नहीं देख सके। लाला लाजपत राय 1920 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे तथा इनकी मृत्यु 1928 में हुई, जबकि मोतीलाल नेहरू 1931 तक जीवित रहे। चित्तरंजन दास 1922 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इनकी मृत्यु 1925 में हुई। इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन है, इसे भी आप एक बार पॉज करके जरूर देख लें। अगला प्रश्न है, 1921-22 के असहयोग आंदोलन के मुख्य प्रतिफल क्या था? तो इसका उत्तर है हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन एक जनव्यापी आंदोलन था। 1920-21 के इस आंदोलन में सरकारी उपाधि छोड़ने, विधानसभा, न्यायालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, विदेशी माल इत्यादि को परित्याग करना तथा कर ना देना आदि शामिल था। रचनात्मक कार्यों में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों को बढ़ाना, आपसी झगड़े पंच द्वारा तय करना, हाथ से बुने कपड़ों का उपयोग करना आदि शामिल था। इन सब के कारण हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 2 और 3। 2 में कहा गया है कि मद्रास और महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण निम्न जातियों की भागीदारी इसकी विशिष्टता रही, और 3 है कि असम, बंगाल और मद्रास जैसे संस्थानों में श्रमिक असंतोष की कमी के रूप में इसे चिन्हित किया गया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। यह आंदोलन मुख्य रूप से मुख्य मांगों पर बल देते हुए प्रारंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और स्वराज प्राप्ति। इसके साथ ही बताया गया है कि इस आंदोलन में निश्चित ही एक लोकप्रिय कार्रवाई को बहाव को उन्मुक्त कर दिया गया। ये चीज़ें औपनिवेशिक भारत में अभूतपूर्व थी। असम, बंगाल और मद्रास जैसे स्थानों में श्रमिक असंतोष की कमी के रूप में इसे चिन्हित किया गया था। मद्रास और महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण निम्न जातियों की भागीदारी बहुत थी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में कांग्रेस ने निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शामिल किया गया? तो इसका उत्तर है ए, विधान परिषदों का बहिष्कार। कांग्रेस द्वारा असहयोग कार्यक्रमों में निम्न तरीकों को अपनाया गया। इसमें से है सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार तथा पंचायतों के माध्यम से न्याय करना, विधान परिषदों का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं एवं सरकारी उपाधियों का अंत। कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के लिए लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण एवं न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया। इस प्रकार कांग्रेस ने संवैधानिक दायरे से बाहर जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा आंदोलन है जिसमें व्यापक सहभागिता और सांप्रदायिक एकता को देखने को मिली थी? तो इसका उत्तर है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में समाज के हर वर्ग ने हिस्सा लिया। इसमें मध्य वर्ग, व्यावसायिक वर्ग, किसान, विद्यार्थी, महिलाएं एवं व्यापक स्तर पर हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। कई स्थानों पर गिरफ्तार लोगों में से 2/3 मुसलमान थे और इस प्रकार सहभागिता ना तो अतीत में और ना ही भविष्य में देखने को मिली।
अगला है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें से बताया गया है ऑप्शन बी है असत्य, है ना। बाकी बात 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, ये ऑप्शन सही है। इस आंदोलन के दौरान ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का गठन किया, ये भी सही है। फिर है इस आंदोलन के दौरान देश में अनेक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस को नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्रधानाचार्य बनाया गया, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन बी है जो मूल रूप से गलत है कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में हुआ। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया, ये क्या गलत है, इसकी अब चर्चा करते हैं। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ, इसे याद रखना है ना। जबकि यहाँ पे क्या बताया गया है, बम्बई में, ये गलत है, होना चाहिए था नागपुर। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। इस आंदोलन के दौरान आंदोलन के खर्च हेतु तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, जिसमें देशवासियों द्वारा करोड़ से अधिक की राशि जमा की गई। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1921 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास थे, लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता किस कारण से हकीम अजमल खान ने की। तो इसका उत्तर होगा चित्तरंजन दास के जेल में होने के कारण। दिसंबर 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिए जाने के कारण इस अधिवेशन का कार्यकारी अध्यक्ष हकीम अजमल खान को बनाया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी को अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य, समय तथा भावी रणनीति तय करने का पूर्ण अधिकार दे दिया। अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करें। सूची 1 में घटना बताया गया है और सूची 2 में वर्ष बताया गया है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए को माना गया है, जिसमें कि हंटर कमेटी जो है उसका वर्ष था 1919, 1 अक्टूबर 1919। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920। अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल ये है 1918। चंपारण सत्याग्रह ये है 1917। तो ये था चैप्टर, इस चैप्टर का पार्ट 1। पार्ट 2 में इस चैप्टर को समाप्ति करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना व्यू ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।